सिंघानिया ग्रुप का सीईओ अभिमन्यु सिंघानिया अभी अपने कैबिन में बैठे हुए काम कर रहा था कि तभी अभिमन्यु का फोन बजता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ की बातें सुन अभिमन्यु तुरंत से अपनी कार की चाबी उठा अपने कैबिन से लिफ्ट की ओर भागता है। लिफ्ट से 22 फ्लोर नीचे उतरने के बाद अभिमन्यु तुरंत से अपने पार्किंग में जाकर कार निकाल वहां से निकल जाता है। करीब आधे घंटे बाद अभिमन्यु की कार सिंघानिया विला के सामने रुकती है। कार विला के सामने रुकते ही अभिमन्यु दौड़ते हुए अपने विला के अंदर जाता है। अभिमन्यु, दादी ये सब कैसे हुआ? आपको कैसा फील हो रहा है अब? बिस्तर पर अभिमन्यु की दादी लेटी हुई थी, जिन्हें आज दूसरा हार्ट अटैक आया था। उसकी हालत अभी देखने में ठीक नहीं लग रहा था। अभिमन्यु की दादी, बेटा मैं ठीक हूँ, वैसे भी अब दुनिया बहुत देख ली है, बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश तू पूरी कर दे तो इस बुढ़िया की जीवन सफल हो जाएंगी। अपनी दादी की बात सुन अभिमन्यु की आंखों से आंसू आ जाती है। वह शायद से जानता था कि उसकी दादी उसे क्या कहना चाहती है। जिस दादी ने उसकी बचपन से सारी ख्वाहिशें पूरी की, उसकी एक ख्वाहिश भी अभिमन्यु पिछले कितने ही सालों से बोलने के बाद भी पूरी नहीं कर रहा था। पर अभिमन्यु को यह अंदाजा हो गया था कि अगर वो और देर करता है तो शायद यह उसकी दादी के लिए बहुत देर हो जाएगा। अभिमन्यु, ठीक है दादी, आप मुझे बस 6 महीने दो, मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरा करूंगा, पर बदले में आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, आप तब तक अपने पोते का साथ नहीं छोड़ेंगी। दादी, मैं भला कहाँ जाने वाली हूँ? तुझे पता नहीं इन बूढ़ी हड्डियों में आज भी जवान छोरियों से ज्यादा दम है। मैं तो जमकर डांस करने वाली हूँ। कुछ देर पहले तक जहाँ अभिमन्यु की दादी बिस्तर पर लेटी हुई थी, वही अभिमन्यु के इस बात को सुन वह खुशी से उसके गले लग जाती है। अपनी दादी को अच्छे तरह से सुलाने के बाद अभिमन्यु अपने रूम में चला जाता है। अभी अभिमन्यु अपने रूम में इधर से उधर घूमे जा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी दादी की ये आखिरी ख्वाहिश कैसे पूरी करे। उसे लड़कियों से सख्त नफरत था। वजह और कोई नहीं, उसकी माँ। अभिमन्यु की माँ ने उसके डैड को बचपन में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद से ही अभिमन्यु लड़कियों से दूर रहने लगा था। अभिमन्यु अभी अपने रूम में अपनी दादी के सपने को कैसे पूरा करे, यही सब सोचे जा रहा था कि तभी उसे कुछ ध्यान आता है। तुरंत से अभिमन्यु अपना फोन उठाकर एक नंबर डायल कर देता है। अभिमन्यु, हेलो, हाँ मैं अभिमन्यु सिंघानिया, रमन सिंघानिया का बेटा। अंकल, मुझे आपसे एक बहुत सीरियस डिस्कशन करना है, क्या आपके पास टाइम है? अभिमन्यु, ठीक है अंकल, मैं अभी आता हूँ। फोन पर दूसरी तरफ से आदमी से बात कर अभिमन्यु अभी ऑफिस ना जाकर सीधे शहर के जाने माने साइंटिस्ट, जो विदेश में भी अपना नाम बना चुके थे, प्रणब चटर्जी के घर के पास चला जाता है। अभिमन्यु को इतना जल्दबाजी में अपने घर आए देख प्रणब चटर्जी चौंक जाते हैं। प्रणब चटर्जी, अरे बेटा, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? क्या तुम्हारे डैड ठीक है? अभिमन्यु, बिल्कुल अंकल, डैड बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ आपसे एक बहुत सीरियस मैटर पर बात करने आया था। प्रणब चटर्जी, सीरियस? क्या हुआ? तुम एक बार बोलो तो सही, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर मदद करूंगा। अभिमन्यु के चेहरे पर अभी टेंशन साफ साफ देखा जा सकता था, और यह पहली बार था जब अभिमन्यु प्रणब चटर्जी के घर इतना जल्दबाजी में आया था, वरना तो वह अपने डैड रमन के साथ भी यहाँ आना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे साइंस और साइंटिस्ट दोनों लोगों से कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। पर प्रणब चटर्जी को नहीं पता था, आज थोड़ा अलग था। आज अभिमन्यु को साइंस और प्रणब चटर्जी जैसे होनहार साइंटिस्ट की जरूरत थी, जिसने अभिमन्यु को यहाँ पर खींच लाया था। अभिमन्यु, अंकल मुझे पता है आपने बहुत सारे रोबोट्स बनाए हैं, जिसमें से कितने ही सफल भी हुए हैं। डैड तो यह भी बोल रहे थे कि आपने अपने रोबोट्स को इंडियन आर्मी को देने के लिए पीएमओ के पास लेटर भी भेजा है, ताकि वह आपके रोबोट्स का एक बार परीक्षण कर सके, जिसके बाद उन्हें आर्मी में लेना है या ना तय करे। पर आज मुझे आपसे कुछ अलग चाहिए। प्रणब चटर्जी, अलग रोबोट? तुम क्या बातें कर रहे हो? अभिमन्यु, मेरी समझ में तुम्हारी कोई बात नहीं आ रही। अभिमन्यु की ऐसी बहकी बहकी बातें प्रणब चटर्जी के समझ से बहुत दूर था, पर उन्हें नहीं पता था अभिमन्यु अपना आखिरी गुगली तो अब फेंकने वाला था। अभिमन्यु, अंकल आप मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको पता होगा मैं लड़कियों में कितना इंटरेस्ट रखता हूँ। मुझे
पक्का यकीन है मेरे डैड ने आपसे इस बारे में बात तो की होगी, और तो और आप मेरी दादी की जिद के बारे में जानते होंगे। वो मुझे शादी करने के लिए कितना फोर्स कर रही है। आज उन्हें दूसरा अटैक आया था। आप समझ सकते हो कितना क्रिटिकल कंडीशन है। बचपन से ही मेरी दादी ने मेरी सारी विश पूरी की है, पर आज वह मुझसे कुछ मांग रही हैं। उन्हें मेरी वाइफ को देखना है, तो क्या आप मेरे लिए एक वाइफ बना सकते हो? प्रणब चटर्जी: वाइफ? बेटा, लगता है तुम गलत जगह आ गए हो। मैंने कोई मैरिज ब्यूरो नहीं खोल रखा। तुम्हें अभी मेरे यहाँ ना आकर एक अच्छे मैरिज ब्यूरो में जाने की जरूरत थी। पहले तो अभिमन्यु की बातें प्रणब चटर्जी की समझ में नहीं आ रही थी, और जब आए तो वह उसकी बातें पर हंसने लगे। प्रणब चटर्जी को ऐसे अपने ऊपर हंसते देख अभिमन्यु अभी कुछ नहीं बोल रहा था। हमेशा गुस्से में बात करने वाला, किसी की ऐंठन नहीं सहने वाला अभिमन्यु अभी शांत था, क्योंकि उसे अभी इस पागल साइंटिस्ट की जरूरत थी। अभिमन्यु: अंकल, मुझे मैरिज ब्यूरो की नहीं, आपकी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक ऐसी वाइफ बनाओ जो मेरी दादी के सारे कंडीशन पर फिट बैठे। वह उनकी सेवा करे, वह एक परफेक्ट बहू हो मेरी दादी के लिए। मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए एक ऐसी रोबोट वाइफ बनाओ जो मेरी दादी के लिए एक परफेक्ट बहू साबित हो। अभिमन्यु की यह बात सुन साइंटिस्ट प्रणब चटर्जी चौंक जाते हैं। उन्हें पता था कि उनके दोस्त रमन का यह बेटा विदेश से पढ़कर आया था। उसके बाद भी अभी उसके सामने खड़े आदमी को देख प्रणब चटर्जी चाहते थे कि वो उससे बोले कि बेटा, पहले तुम अपना इलाज कराओ। रोबोट वाइफ, रोबोट बहू। वो अभिमन्यु को समझाना चाहते थे कि इंसान और रोबोट में बहुत फर्क होता है। रोबोट भले ही इंसान से ज्यादा फुर्तीले, चालाक और मजबूत क्यों न हो, पर उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होता। और किसी भी परफेक्ट बहू या वाइफ बनने के लिए एक लड़की के अंदर पहली बात फीलिंग्स होने की जरूरत है, उस रिश्ते के प्रति। फिर भी वह यह बातें अभिमन्यु को नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उन्हें रमन के इस खड़ूस बेटे के बारे में पता था, जो इतना अकड़ू और अड़ियल है। अगर उसने एक बार कोई बात ठान ली तो वह काम करके ही रहेगा। अगर इसमें वह इसका साथ नहीं देते हैं तो कोई और सही। अभिमन्यु: अंकल, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। अब जितनी पैसे की डिमांड करेंगे उतना मैं आपको दूंगा। बस मुझे जल्द से जल्द एक परफेक्ट बहू रोबोट चाहिए। प्रणब चटर्जी: पर बेटा, तुम यह बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं रोबोट के अंदर जान नहीं डाल सकता हूँ। भले ही वह तुम्हारी सारी सेवा करे, तुम्हारी सारी बातें माने, पर तुम्हें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि उसके अंदर जान नहीं होता, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होता। अभी प्रणब चटर्जी अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले अभिमन्यु से रोकते हुए बोलता है, मुझे फीलिंग्स से फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे जान चाहिए। मैं कोई उसके साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहता, ना ही मैं यह चाहता हूँ कि वह मुझसे प्यार करे। मुझे बस अपनी दादी के लिए एक परफेक्ट बहू चाहिए। मुझे उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आप अपना बेस्ट कोशिश करिए, हो सकता है कहीं आप फीलिंग्स भी डाल दो। अभिमन्यु साइंटिस्ट प्रणब चटर्जी को अपने रोबोट वाइफ का ऑर्डर देते हुए तुरंत से वहां से 50 करोड़ का चेक साइन करते हुए उसके हाथ में थमा वहां से चला जाता है। वहीं प्रणब चटर्जी अभी भी शॉक्ड थे। क्या सच में 50 करोड़ की रोबोट बनाने वाले थे? रोबोट बहू तो इस शहर के जाने माने बिजनेस टाइकून अभिमन्यु सिंघानिया की पत्नी बनेंगी। क्या वह सिंघानिया ग्रुप के मालिक अभिमन्यु सिंघानिया की पत्नी को बनाने वाले हैं? यही सब सोचते हुए साइंटिस्ट प्रणब चटर्जी का सर घूम जाता है और वह मूर्छित होकर गिर जाते हैं। अभिमन्यु के जाने के कुछ देर तक साइंटिस्ट प्रणब चटर्जी वहीं फर्श पर बेहोशी की वजह से गिरे रहे। करीब आधे घंटे के बाद जब उसकी असिस्टेंट मानवी आती है तो मानवी प्रणब चटर्जी को ऐसे बेहोश देख मानवीय तुरंत से यह पानी के कुछ छींटे मारकर उसे उठाती है। पानी के छींटे चेहरे पर पड़ते ही प्रणब चटर्जी अचानक से चौंकते हुए उठ बैठते हैं। वह तुरंत से अपने हाथ को खोल कर देखते हैं तो वह अभी भी उसके पास अभिमन्यु का दिया गया वो चेक था। चेक पर शो हो रहे उस रकम को देख मानवी चौंक जाती है। उस रकम को देखते ही अचानक से मानवी की आंखों में भी एक चमक आ जाता है। मानवी: अंकल, 50 करोड़! भला इतनी बड़ी रकम आपको कौन देकर गया और किस लिए? प्रणब चटर्जी: है एक पागल। एक काम, तुम यहीं रहना, मैं बस अभी आया। प्रणब चटर्जी मानसी से इस बारे में सब कुछ नहीं बता सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने लैब को देखने का बोल वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ही प्रणब चटर्जी की कार रुकती है। शहर से कुछ दूरी पर सुनसान एरिया, जहाँ चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही थी,
वहीं नदी के किनारे अभी 40-42 साल उम्र का एक आदमी पैंट सूट में बैठे हुए उस आदमी को देखते ही तुरंत प्रणब चटर्जी तेजी से बढ़ते हैं। प्रणब चटर्जी, रमन यार, अब तू ही बता क्या करूं? तेरे बेटे के इस डिमांड को कैसे पूरा करूं? यह देख उसने मुझे 50 करोड़ का एडवांस भी दिया है। अब तू ही बता भला मैं क्या करूं? अभी नदी के किनारे वह जो आदमी बैठा था वह कोई और नहीं रमन सिंघानिया, अभिमन्यु सिंघानिया का पिता था। प्रणब चटर्जी की यह बात सुन उतने ही देर से वह अपने दोस्त की तरफ पीठ किए बैठे रमन सिंघानिया अपने दोस्त के पास आकर उससे वह चेक लेते हुए उसे चेक पर लिखे रकम को देख मुस्कुराने लगते हैं। रमन सिंघानिया, मेरी होने वाली बहू के लिए बस 50 करोड़। मेरा बेटा सच में बहुत कंजूस होता जा रहा है। तुरंत से रमन सिंघानिया ने अपने पॉकेट से एक चेक निकाल उसमें से एक रकम भर उसके दोस्त की ओर बढ़ा देते हैं। उस चेक में भरे उस रकम को देख प्रणब चटर्जी वापस से बेहोश होने वाले थे। 500 करोड़। अब प्रणब चटर्जी को समझ नहीं आ रहा था कि सबसे ज्यादा पागल उसका दोस्त रमन है या उसका बेटा अभिमन्यु। रमन सिंघानिया, प्रणब देख तू इन पैसों को देख, ज्यादा चौंक मत। पैसे हमने बहुत कमाए पर आज तक जीवन में सुकून नहीं मिल पाया। मैं जिस अंधेरे में अब तक भटक रहा हूँ, मेरा बेटा भी उसी में भटक रहा है। मुझे अपने बेटे के लिए कोई ऐसी चाहिए जो उसे इस अंधेरे से वापस निकाल सके। लोग कहते हैं कि रोबोट के अंदर जान नहीं होता, वह मोहब्बत नहीं कर सकते, वह किसी को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। पर मैं चाहता हूँ कि तू ऐसा रोबोट बना जो मेरे बेटे को उससे प्यार करने के लिए मजबूर कर दे, उसे उस अंधेरे से निकाले जिसमें उसकी माँ उसे आज से 15 साल पहले डालकर चली गई थी। प्रणब चटर्जी, क्या मतलब? अब तू भी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तुम दोनों बाप बेटे एक ही हो। रमन सिंघानिया, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे जितना कहता हूँ उतना करो। तू शायद से भूल गया है, मैं भी एक साइंस स्टूडेंट हूँ। तेरे जितना नहीं पर मुझे भी साइंस की बहुत नॉलेज है। प्रणब चटर्जी को पहले तो रमन सिंघानिया की बातें समझ नहीं आ रही थी, पर जैसे जैसे रमन सिंघानिया उनसे अपनी फरमाइश बोलता गया वैसे वैसे प्रणब चटर्जी की हालत खराब होती गई। अभी जो रमन सिंघानिया उसे करने के लिए कह रहा था, यही बात आज से करीब 12 साल पहले प्रणब चटर्जी ने रमन को बोला था, जब उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। और आज वही सारी बातें रमन सिंघानिया उसके सामने दोहरा रहा था। प्रणब चटर्जी, पर रमन तू जानता है इसमें उस लड़की की जान भी जा सकती है। अगर उसका बॉडी मेरे इस एक्सपेरिमेंट को नहीं झेल पाएगा तो वैसे भी यह एक्सपेरिमेंट उस लड़की के ऊपर करने के बाद यह बात तय है कि वह दोबारा कभी नॉर्मल जीवन नहीं जी पाएंगी। वह पूरे जीवन के लिए या तो रोबोट रहेगी वरना वह मर जाएंगी। और ऐसी अपनी जान देने के लिए भला हमें इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी? रमन सिंघानिया, तुम्हारी असिस्टेंट मानवी, तुम जाकर यह चेक उसे दो। उससे तुम अपनी एक्सपेरिमेंट की सारी डिटेल शेयर करना। मुझे पूरा यकीन है वो मान जाएंगी। रमन की यह बातें सुन प्रणब चटर्जी हैरान थे। उसका दोस्त भला उसकी असिस्टेंट को कैसे जानता है और उसकी नजर भला उस पर कैसे है? प्रणब चटर्जी का यह बात बहुत अच्छे से जानते थे कि उसकी असिस्टेंट मानवी की माँ के दिल में छेद है, जिसके ऑपरेशन के लिए वह लड़की उसके पास दिन में काम करती है, वही रात में एक बार के काउंटर गर्ल बनकर। अब भला उसको सामने से इतना बड़ा ऑफर मिलेगा तो वह क्या इसे एक्सेप्ट करेगी? क्या कोई लड़की अपनी माँ के लिए अपना जीवन देने को तैयार हो जाएगी? यही सब सोचते हुए रमन सिंघानिया से मिलने के बाद प्रणब चटर्जी अपनी असिस्टेंट के पास जाकर उसे सारी बातें बताते हैं। मानसी प्रणब चटर्जी की असिस्टेंट थी ना, और वह साइंस की स्टूडेंट भी थी। उसे भी साइंस के बारे में बहुत नॉलेज था। प्रणब चटर्जी के बोले गए हर एक शब्द को मानसी गहराई से समझ रही थी। अंत में सारी बातें खत्म करने के बाद प्रणब चटर्जी उसके सामने 500 करोड़ का वह चेक रख देते हैं। मानसी, मैं तैयार हूँ सर, मैं आपके इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को आपके हवाले करने के लिए तैयार हूँ। मानसी की यह बात सुनकर प्रणब चटर्जी जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं तो अभी मानसी की आंखों में आंसू था। वह उस आंसू के बीच उसकी आंखें चमक रही थी। यह शायद इस उम्मीद से चमक रही थी कि अब वह अपनी माँ को बचा पाएंगी। प्रणब चटर्जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह मानसी की यह खबर सुनकर खुश हो या दुखी। मानसी उसकी एक बहुत ही अच्छी असिस्टेंट थी जिसने पिछले 2 साल उसके लिए काम किया था। मानसी ने आज तक प्रणब चटर्जी को शिकायत का मौका नहीं दिया था। वही दूसरी तरफ अगर प्रणब चटर्जी के इस एक्सपेरिमेंट के बाद मानसी पूरी तरह से रोबोट बन जाती है
तो भी इसमें प्रणब चटर्जी का बहुत नाम होगा। वह पहले ऐसे साइंटिस्ट बनेंगे इस दुनिया के जो अपने बनाए रोबोट के अंदर जान डाल पाएंगे, फीलिंग्स डाल पाएंगे। पर इन सब में उन्हें मानसी को खो देने का दुख था। अगर उनका एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो शायद मानसी की जान नहीं बचेगी। अगर उसका एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो भी इन सब में मानसी एक इंसान इस एक्सपेरिमेंट के बोझ तले खो जाएंगी। उसे वापस लाना किसी के हाथ में नहीं होगा। प्रणब चटर्जी बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लो। इस बारे में आराम से सोचो। पैसे कमाए जा सकते हैं पर उसके लिए जान देने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे तुम पैसा कमा तो रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है मानसी, पर यह भरोसा अब मुझे खुद पर नहीं है अंकल। आप नहीं जानते बार में लोगों को ड्रिंक सर्व करते हुए मुझे किस तरह की नजरों का सामना करना पड़ता है। कैसे उनकी छूने से मेरी रूह कांप जाती है। भला इस जीवन का क्या फायदा जो मैं खुद को जीवन देने वाली का कर्ज न उतार सकूं। अंकल, मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। आप कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाइए। मैं सभी बातें जानने के बाद भी इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हूँ। मानसी की यह बातें सुन प्रणब चटर्जी की आंखों से आंसू बहने लगता है। वह इस मासूम लड़की की मजबूरी जानते थे। मानसी के इस चेहरे को देखते हुए प्रणब चटर्जी ने खुद से यह वादा किया कि वह इसे मरने नहीं देंगे। वह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि मानसी भले ही एक रोबोट के जरिए पर जीवित रहे, उसकी धड़कनें धड़के, वह सांसें ले, वह अपनी आसपास क्या हो रहा है इस बात को देखे, समझे, फील करे। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।